अभी तक हमने सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म, उनकी स्कूलिंग के बारे में पढ़ा और कैसे उनका एटीट्यूड था। ये सब हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा है। हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे कि कैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने सिविल सर्विसेज पास किया और मना भी कर दिया जॉब करने के लिए। ऐसा क्यों, ये सब हम पढ़ने वाले हैं हमारे पार्ट सेकंड में। आगे क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी योगी जीवन जीना चाहते थे, अपनी बातें मनवाना जानते थे। तो ये सब देखकर घर वाले हो जाते हैं परेशान। घर वाले सुभाष चंद्र बोस जी को समझाते हैं कि यहाँ पर रहकर आपने अपनी मनमानी चला ली है और वो ग्रुप भी हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। अब आप जाओ मैट्रिक्स की पढ़ाई करो प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में। उस समय क्या था कि कलकत्ता जो है वो अंग्रेजों का गढ़ था और प्रेसिडेंसी कॉलेज बहुत बड़ी कॉलेज थी और आज भी है। वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, सीवी रमन जैसे महान लोग पढ़े हैं। सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंसी कॉलेज जब जाते हैं, वहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप आते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी बहुत ही ब्रिलियंट थे पढ़ने में और ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया था, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं अपना 100% देते थे और उनकी सक्सेस भी 100% ही होती थी। जब सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंसी कॉलेज जाते हैं तो सब सोचते हैं कि अब सब कुछ बदल जाएगा, एक सीधा साधा लड़का बन जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। सब उल्टा होता है। वहाँ जाकर भी इनका ग्रुप और बढ़ जाता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी पॉलिटिक्स में आना चाहते थे और इसका यूज करना चाहते थे, लोगों की भलाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहते थे, जो आज के समय में तो मान लो जैसे कहीं खो ही गई है। अपने लिए कभी नहीं सोचते थे, हमेशा अपने देश के बारे में सोचते थे। 1944-45 में तो यहाँ तक सोच लिया था कि सिक्के कैसे होंगे, कैसे करेंसी सर्कुलेट होगी, कैसी पुलिस होगी। हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी के ग्रुप के बारे में, क्योंकि प्रेसिडेंसी कॉलेज में वहाँ पर कोई मद्रास से आ रहा है, कोई हिंदू कॉलेज से आ रहा है, ऐसे बड़े बड़े कॉलेज से आते थे और सुभाष चंद्र बोस जी इतने बड़े कॉलेज से थे नहीं, तो वहाँ पर उनको घुलने मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन बहुत जल्द ही एक ऐसा ग्रुप ढूंढ लिया था जो उन्हीं के ख्यालात से मिलता जुलता था। वहाँ पर अरविंदो घोष का बहुत बड़ा नाम था, क्रांतिकारी थे अरविंदो घोष, पेपर भी निकाले थे उन्होंने। अरविंदो घोष जी भी स्वामी विवेकानंद जी को ही मानते थे और उनका कलकत्ता में बहुत बड़ा नाम था। बाल गंगाधर तिलक जी का भी बहुत बड़ा नाम था उस समय कलकत्ता में। बाल गंगाधर तिलक जी को बड़ा दादा और अरविंदो घोष को छोटा दादा के नाम से बुलाते थे और कॉलेज में बस इन्हीं के बारे में चर्चाएं होती रहती थी। हर ग्रुप में बस इन्हीं की बातें चलती रहती थी। कहते थे कि बस ये ही लोग हमारे देश को आजाद करवाएंगे। सुभाष चंद्र बोस जी बताते हैं कि प्रेसिडेंसी कॉलेज में 3 ग्रुप थे। पहला जो ग्रुप था वो रिच ग्रुप था। उस ग्रुप में जो स्टूडेंट आते थे वो थोड़ा एटीट्यूड में रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। जो दूसरा ग्रुप होता है वो पढ़ाकू ग्रुप था। उस ग्रुप के स्टूडेंट किताबों में घुसे रहते थे, हर समय बस स्टडी। और सुभाष चंद्र बोस जी तीसरे ग्रुप के हिस्सा थे, क्योंकि उनकी सोच मिलती जुलती थी ग्रुप से, क्योंकि वो ग्रुप स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी की टीचिंग्स को मानने वाला था। तीसरे ग्रुप के सदस्य मानते थे कि अगर दुनिया को चलाना है तो इन्हीं की टीचिंग काम आएगी। आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है, तो सुनते रहिएगा। क्या हुआ था कि शुरू के 2 साल तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अच्छे से पढ़ाई करी, लेकिन एक टाइम पर अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। उनको लगने लगा कि ये सब बेकार है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं थे। और फिर उनका ग्रुप भी कुछ ऐसा ही सोचता था। एक तो पहले से ही सुभाष चंद्र बोस जी ऐसा सोचते थे कि देश के लिए काम करना है, गरीबों की सहायता करनी है, और फिर उस ग्रुप में रहकर सपनों की चिंगारी मिल गई थी। सुभाष चंद्र बोस जी कहने लग गए थे कि स्वामी विवेकानंद जी और परमहंस जी को समझना है, लाइफ को समझना है। ये सब आपने भी देखा होगा कि कॉलेजों में ग्रुप ऑर्गेनाइज होते थे। कभी कभी जो कॉलेजों में एक्टिविटी होती थी ना, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते थे, अपने ग्रुप को घर घर ले जाते थे, भीख मांगते थे, चावल दाल मांगते थे, बोलते थे कि गरीबों के लिए कुछ दान करें आप। उस टाइम आपको बताया था कि कितनी गरीबी थी। यही तो महानता है एक अच्छे नेक इंसान की, वरना कौन करता है ऐसा। सुभाष चंद्र बोस जी तो अमीर फैमिली से थे, उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी। अगर वो चाहते तो अपनी लाइफ को मौज मस्ती से गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि मुझे तो लोगों की सहायता ही करनी है। घर से दूर रहते थे, घर नहीं आते थे, कई दिनों तक घर नहीं आते थे, तो घर वालों को भी टेंशन होने लगती थी कि भाई क्या करेगा ये लड़का, क्योंकि टेंशन भी सही होगी। आज हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी एक महान इंसान थे, लेकिन जब ये काम कर रहे थे तब तो एक आम आदमी ही थे। अगर आज हम कोई ऐसा काम करें तो चारों तरफ से ताने ही सुनने को मिलेंगे कि ये क्या काम कर रहा है। हाँ, लेकिन बाद में अगर हम महान बन जाएंगे तब बात अलग होती है। सब यही कहने लगते हैं, अरे यार बहुत महान इंसान था ये। तो सुभाष चंद्र बोस जी की लाइफ में भी ये पड़ा हुआ था, आम इंसान से खास इंसान बनने का। तो ये सारी बातें होती थी। अगर कॉलेज की छुट्टियां होती थी तो सुभाष चंद्र बोस जी कभी एंजॉय नहीं करते थे। हाँ, जाते थे
तो वो गांव जाते थे और वहाँ पर भी लोगों की सहायता ही करते थे। एक बार की बात है, सुभाष चंद्र बोस जी और उनका ग्रुप गांव में जाते हैं। वो सोचते हैं लोगों की सहायता करेंगे और थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दिया जाएगा, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो उनका स्वागत नहीं करते हैं, बल्कि उन पर चिल्लाते हैं। पहले तो सुभाष चंद्र बोस जी को थोड़ा सा अजीब लगा कि क्या हो रहा है, हम सहायता करने आए हैं और ये लोग हैं कि हम पर चिल्ला रहे हैं। फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस जी को समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि विलेजर्स उनको टैक्स कलेक्ट करने वाला समझ रहे थे। क्योंकि उस समय विलेजर्स इतना डरते थे अंग्रेजों से कि कोई भी सूट बूट वाला इंसान आता था वो टैक्स कलेक्ट करने ही आता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स लगान पे लगान लगाते थे। ये मान लो कि ब्रिटिशर्स ने इतना अत्याचार किया था भारतीयों पर, जैसे पूरा खून चूस लिया था उन लोगों का। आगे बताते हैं कि क्या होता है जो वो गांव में आते हैं। पहले क्या था कि एक तो उस समय कॉलेरा बहुत फैलता था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि मैं कॉलेरा मरीज की सहायता करूंगा, उनकी देखभाल करूंगा। आधे डॉक्टर ही बन जाते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस जी कॉलेरा पेशेंट को देखते हैं, वहाँ रहते हैं, तब उनको पता चलता है कि रियल इंडिया है क्या। क्योंकि बोस जी जब कोलकाता रहते हैं तो ये सब नहीं देख पाए, क्योंकि वो डेवलप सिटी थी और कटक एक छोटा शहर है, यहाँ इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं है। तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी देखते हैं कि लोग मच्छर मक्खी की तरह मर रहे हैं और कोई वैल्यू ही नहीं है लोगों की, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये सब देखकर सुभाष चंद्र बोस जी सहम से जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सब देखकर छोड़ ही दिया हो उन्होंने कि भाई मुझसे नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस जी तो महान इंसान थे और उनकी महानता की कोई सीमा ही नहीं थी। उन्होंने ये सब देखकर कहा कि इस स्थिति को मैं सुधारूंगा, इस बुरी स्थिति को ठीक करके इसे सपनों का भारत बनाऊंगा। और वादा किया सुभाष चंद्र बोस जी ने खुद से। बात आती है 1916 की। उस समय क्या होता है कि राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए उनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। तो फिर क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जी हायर अथॉरिटी की अपील करते हैं, तो मुखर्जी कमीशन बनाई जाती है जो कि रिटायर्ड जज होते हैं उसमें। तो वहाँ क्या होता है कि सुभाष जी को अपनी बातें कहने का मौका दिया जाता है। एक तो उस समय सुभाष चंद्र बोस जी छोटी ही उम्र के थे, ऊपर से फैमिली पर भी दाग लग गया था, क्योंकि उससे पहले ऐसा काम किसी ने नहीं किया था। बहुत ही परेशान हो रहे थे सब लोग कि अब क्या होगा इसका तो फ्यूचर ही खराब हो गया। एक तो कॉलेज से बाहर निकाल दिया, अब और कॉलेज में कोई एडमिशन भी नहीं देगा। हाँ, तो क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी को मौका दिया जाता है मुखर्जी कमेटी के सामने। लेकिन भाई यहाँ तो सब उल्टा ही होता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी तो सुभाष चंद्र बोस जी ही ठहरे, क्योंकि उनका तो बचपन से ही ये मानना था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी का तो ऐसा एटीट्यूड था कि माफी मांगना तो दूर की बात, उन्होंने तो कहा कि जो हुआ वो सही हुआ। और ऊपर से कॉलेज की कंप्लेन और करने लग गए कि कॉलेज में कितना डिस्क्रिमिनेशन है, अंग्रेजों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, भारतीयों को कोई पूछता ही नहीं था। इतना सब बोलने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी को एहसास होता है कि मैं तो गया काम से, मैंने अपना केस बनाया नहीं, ज्यादा बिगाड़ लिया। और मुखर्जी कमीशन भी फाइनली ये बोल देती है कि भाई इनको हटाओ, ये सब बेकार है और एडमिशन भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये सब सुनकर सुभाष चंद्र जी बहुत दुखी होते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को पहली बार लगा कि फ्यूचर खराब हो गया, कैरियर ही खत्म हो गया। लेकिन बता दें आपको, खत्म होने के साथ साथ कुछ शुरुआत भी होती है, और वो है उनका पॉलिटिकल कैरियर। पॉलिटिक्स में एक्टिव हो जाते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल और बाकी लोगों का शुक्रगुजार करते हैं और सोचते हैं मेरे दिल में देश की सेवा करने के विचार की आग को भड़काया है इन लोगों ने, एक ज्वाला प्रज्वलित की है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन कोलकाता की इस स्थिति को देखते हुए उनके बड़े भाई ने वापस घर आने का बोलते हैं। जब ट्रेन में बैठकर घर जा रहे होते हैं तो उनके दिमाग में विचार आता है कि मेरा कैरियर क्या है, मैं क्या करूंगा, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। फिर सुभाष चंद्र बोस जी सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, कभी भी गिल्ट फील नहीं करना चाहिए। और गिल्ट किस बात का? सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि मैंने दूसरों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है। अगर आज 50 लोग मुझे गलत समझ रहे हैं तो एक दिन सब मेरी साइड ही होंगे। जब सुभाष चंद्र बोस जी घर आते हैं तो उनका एटीट्यूड और भी बदल जाता है। वो पहले की तरह बिल्कुल ही नहीं थे, और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। अग्रेसिव का मतलब बातों को कहते हैं कि ये सही है तो सही है। जो पहले डर था, इंट्रोवर्ट थे, सब गायब हो जाता है, धुआं में मिल जाता है डर तो। और सुभाष चंद्र बोस जी उस डर से निकलकर बाज की तरह उड़ जाते हैं आसमान में। जब सुभाष चंद्र बोस जी कटक में होते हैं तो इन पर घर वाले भी ताना कसते हैं, लेकिन शरद चंद्र बोस उनके बड़े भाई काफी सपोर्टिव होते हैं। उनके पिताजी भी सपोर्टिव होते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति को देखकर थोड़ा खिसके जाते हैं, ताने मारते हैं कि आपने फैमिली पर दाग लगा दिया, कुछ नहीं होने वाला, आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। ये ताने सुनकर सुभाष चंद्र बोस जी सोचते हैं कि अब कुछ बड़ा करना होगा। तो 1920 में सुभाष चंद्र बोस जी
ICS की तैयारी करने इंग्लैंड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले जाते हैं। जब इंग्लैंड जाते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी देखते हैं कि इंडिया से बिल्कुल अलग, इंडिया में भारतीय लोगों को सम्मान तक नहीं दिया जाता। इंग्लैंड में भारतीय लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, उनका स्वागत किया जाता है, और भारत में भारतीयों पर अत्याचार किया जाता है। इंग्लैंड में भारतीयों के साथ बड़ा फ्रेंडली होकर रहते हैं। ये सब देखकर सुभाष चंद्र बोस जी सोचते हैं कि यहाँ भारतीयों को इतना सम्मान और इंडिया में इतना बुरा व्यवहार। समझ जाते हैं कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम दब रहे थे, और सच्चाई है ये जीवन की, हम किसी से जितना दबेंगे वो हमें उतना दबाएगा। इंग्लैंड में रहकर सुभाष चंद्र बोस जी ने ICS की तैयारी करी, दिन रात तैयारी करते हैं और सैल्यूट करते हैं उस महान इंसान को जिसने 6 महीने में ICS पास कर लिया था। सुभाष चंद्र बोस जी अपनी एग्जाम पास होने के पीछे की कहानी बताते हैं कि जब मैं एग्जाम दे के आता हूँ तो मेरा एग्जाम कुछ अच्छा नहीं जाता, ठीक ठाक हुआ था, तो मुझे लगने लगा था कि नहीं होगा एग्जाम पास, वापस इंडिया चलते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कोई बताता है कि आपका सिलेक्शन हो गया। सुभाष चंद्र बोस जी लिस्ट देखते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरा तो नाम ही नहीं है लिस्ट में। तो उनको बताया जाता है कि भाई तुम टॉपर की लिस्ट में हो। सुभाष चंद्र बोस जी ने सिविल सर्विसेज तो पास कर ही लिया था, पास ही नहीं टॉप करते हैं, 4थे स्थान पर रहते हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी कुछ सोचते हैं और सोच समझकर इतना गजब का डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन होता है ICS की जॉब को लात मारना। उसके बाद अपने बड़े भाई शरत चंद्र बोस को एक बहुत बड़ा लेटर लिखते हैं, 10-15 पेज का लेटर होता है। उन्होंने यही लिखा था कि मुझे ब्रिटिशर्स की लूट कसौटी में शामिल नहीं होना, मुझे ICS ज्वाइन ही नहीं करनी थी, मुझे तो वो पॉइंट प्रूफ करना था, वो दाग हटाना था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और अपने देश के लिए छोड़ दिया ICS की जॉब को। देखो कितने महान इंसान थे सुभाष चंद्र बोस जी। अब सेकंड पार्ट हम यहीं खत्म करेंगे, आगे की बात करेंगे अगले पार्ट में। उसमें बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की और सुभाष चंद्र बोस जी की आगे की हिस्ट्री के बारे में। तो अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।